क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज नंबर 2 ले रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान से और अर्थशास्त्र 2 बुकों का जो बाकी रखा वो इस क्लास में लेने वाले हैं। पिछली क्लास में हम इतिहास और भूगोल का ले लिया। अब हम अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे वो लेने वाले हैं। तो पहला पार्ट है विकास। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? पहला तो प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा क्या है? देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग करने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन राइट होगा। देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। तो ये ऑप्शन राइट होगा। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है किस राज्य में? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय थी किसमें है भाई? तो आपके हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। किसी सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक का मापदंड है कितना है? तो -2 से +2। ऑप्शन राइट होगा। UNBP 2018 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? कौन सा है? 130वां। प्रति व्यक्ति आय की गणना वैश्विक स्तर पर की जाती है किसमें की जाती है? वैश्विक स्तर पर डॉलर में। किसमें? डॉलर में। अमेरिका की मुद्रा है ज़्यादा विशेष तौर से। किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पर निर्धारित किया जाता है किसी भी देश का विकास? उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, शासकता स्थिति क्या है, औसत शासकता क्या है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट होगा। बात है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? किसकी है? श्रीलंका की। नेक्स्ट पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये 3 क्षेत्रक हैं, अति महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकास सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता? इनमें से कौन सा वो सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है सेवा क्षेत्र से संबंधित? डेयरी उत्पादन, नहीं तो परिवहन, भंडारण, संचार, ये तीनों तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के हैं। सकल घरेलू उत्पाद हैं। सकल घरेलू उत्पाद हैं क्या है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों का जो भी अंतिम मूल्य होगा वो सकल घरेलू उत्पाद होगा। आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की पूरा नाम पूछ सकते हैं छोटा क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखिए जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है? सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय को, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। भारत का सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र है। भारत का कौन सा क्षेत्र है वो सर्वाधिक रोजगार देता है? कृषि क्षेत्र। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो आपके अल्प बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के प्रकार बताओ, या बेरोजगारी की परिभाषा, या अल्प पर्सन बेरोजगारी में अंतर आ सकता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का अंतर बताओ, या सेवा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। आपको उदाहरण देके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है मुद्रा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रित करता है। औपचारिक स्रोत में से किस पर नियंत्रित करता है? स्वयं सहायता समूह। अब आपके इस पार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों में वर्णन करो, या औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर बताओ, या औपचारिक क्षेत्र क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या है। छोटा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, औपचारिक क्षेत्र के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा है औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो देखिए आपके व्यावसायिक बैंक ये औपचारिक हैं, सहकारी समिति ये भी औपचारिक हैं, ग्रामीण बैंक ये भी औपचारिक हैं, नियोक्ता ये अनौपचारिक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है। अभी उधार देने का नवीनतम कौन सा है? स्वयं सहायता समूह की सहायता से नवीनतम स्रोत है ये। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इनमें से असत्य कौन सा है वो बताना आपको। इन चारों में से 3 सत्य हैं, 1 असत्य है, तो असत्य कौन सा है? फिर बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, ये तो राइट क्वेश्चन इनका। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित हैं, ये भी राइट है। अर्थशास्त्र में शांति के सम्मानित, ये गलत है। सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों राइट हैं। तो आपके गलत कौन सा है? सर ठीक है। 500, बैंक जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? ना जितना भी जमा उनका नकद कितना % रखते हैं बैंक अपने पास? 15%। वैश्वीकरण व अर्थव्यवस्था। अब आपके इस पार्ट से छोटा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वैश्वीकरण क्या है, परिभाषा बताओ, या वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच में संबंध किस प्रकार स्थापित करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना महत्वपूर्ण कारण है। कोई भी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों स्थापना होती हैं? बाजार की नजदीकता के कारण, कुशल अकुशल श्रमिक की उपलब्धता मिल जाती है, सरकारी नीतियों के ऊपर निर्भर करती है, उपयुक्त सभी राइट कारण है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की नहीं है? ये 4 कंपनियां हैं, इनमें से कौन सी कंपनी है वो अमेरिका की नहीं है? तो कलकित फूड्स अमेरिका की है, फोर्ड मोटर्स अमेरिका की, नोकिया अमेरिका की, कोका कोला अमेरिका की नहीं है। विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? इनमें से कौन सी है?
वो सबसे महंगी हैं होंडा मोटर्स। वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम है? कौन सा है वो वैश्वीकरण का परिणाम है? तो कौन सा? वस्तु व सेवाओं में निवेश, ये वैश्वीकरण के अंतर्गत ही होता है। कौन सा भारतीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी कंपनी है वो भारतीय नहीं है? तो देखिए अभी हमने कल की रूल्स पढ़ा ऊपर के क्वेश्चन में, ये तो अमेरिका की है तो भारतीय होनी नहीं है। तो इनमें से कौन सी भारतीय नहीं है? तो ये वाली डी ऑप्शन राइट होगी, ये अमेरिका की नहीं, बाकी सब भारत की हैं, ये एक अमेरिका की। नेक्स्ट बात है उपभोक्ता के अधिकार। कौन? उपभोक्ता के अधिकार। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ कब हुआ भाई? 1986 में। इस पार्ट से आपको उपभोक्ता के अधिकार पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा उपभोक्ता त्रिस्तरीय तंत्र का स्तर नहीं है? कौन सा? तहसील। उपभोक्ता के 3 स्तर कौन से हैं? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है। कौन करता है वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान? भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन राइट होगा। अभी 4 ऑप्शन है, इनमें से असंगत को चुनना है, इनमें से कौन सा ये गलत है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट है। ये भी उपभोक्ता संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार अक्टूबर 2005 को, ये भी राइट है। हॉलमार्क एक मानक मार्क, ये भी राइट है। 3 ऑप्शन है वो उपभोक्ता से संबंधित है। न्यूनतम खुदरा मूल्य ये अन्य, तो सब ऑप्शन अन्य है। ठीक है, अब देखेंगे हम पॉलिटिकल। अब है पॉलिटिकल के सतह की साझेदारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? कौन से महाद्वीप का देश है बेल्जियम? जल्दी से बताइए। यूरोप में। कहाँ का? यूरोप देश का। कहाँ का? यूरोप का। नेक्स्ट 2 नंबर, श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंहलियों का कुल आबादी में कितना प्रतिशत है? सिंहलियों की कितनी आबादी है? 74% श्रीलंका में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना? 1948 में। लेबनान की राजधानी ही, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? बेरूत में। रूस में कुछ नए कानून बने कब बने? 2005 में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली का एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है। कब किया गया? 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? ईसाई लोग कितने हैं श्रीलंका की आबादी में? 7%। श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? 18%। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है? कितना प्रतिशत? 59%। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बुलसेस में। नेक्स्ट अध्याय अब है संघवाद। नेक्स्ट अध्याय संघवाद। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? कितनी को? 22 भाषा को। भारत में विकेंद्रीकरण की दशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है 1992 में। विदेशी मामले की सूची से संबंधित हैं। अब देखिए संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संपत्ति सूची, एक अन्य अवस्थी सूची भी है। तो विदेशी मामले किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के, यानी विदेशी मामले पर कौन कानून बना सकते हैं? केंद्र सरकार। राज्य सूची का विषय शामिल है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची का है? तो कौन सा है राज्य सूची का? व्यापार। कौन सा? व्यापार। 4 नंबर क्वेश्चन सब ऑप्शन राइट है, व्यापार। बाकी सब संपत्ति सूची का है, संचार, संपत्ति का, शिक्षा, विवाह। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की सूची का विषय है। शिक्षा की सूची में आएगा भाई? संपत्ति सूची में। शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। देखिए राज्य सूची इसका मतलब है इस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। संपत्ति सूची इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और संघ सूची इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं। तो तीनों सूचियां हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तीनों सूचियों के उदाहरण पूछ सकते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? कितनी भाषाओं को रखा गया भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में? 22 भाषा को। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कौन सा? 1992 में। निम्न में से कौन सी भाषा संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है? इनमें से किस भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली अभी तक? किसको नहीं मिली? हमारी भाषा राजस्थानी को। बाकी सब ये संविधान में है, 22 भाषाओं में शामिल। 9 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कितना है? 1/4। कितना? सॉरी 1/3 यानी 33%। कितना? 33%। नेक्स्ट अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3, महिलाओं की साक्षरता की वर्तमान प्रतिशत दर है। वर्तमान में कितनी है? 54%। हमारे देश में लिंगानुपात है। हमारे देश में लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार रहेगा ये 919। लिंगानुपात किसे कहते हैं? परिभाषा आ सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिंगानुपात की परिभाषा पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 2019 में पहली बार महिला सांसदों का प्रतिशत था।
कितना था भाई 2019 में महिला सांसदों का प्रतिशत 14.36%। 2011 में देश की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना है? 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी कितना प्रतिशत है? हिंदू कितने थे 2011 के अनुसार? कितने? 79.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है? किस धार्मिक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है भाई 2011 के अनुसार? मुस्लिम की, हिंदुओं को छोड़ के मुसलमान। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? पंचायती राज संस्था में। इसमें पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब है राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? 1984 में। 2019 में देश के कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं? कितने दल? 7। ऑप्शन राइट होगा, 7 दल हैं वो राजनीतिक मान्यता प्राप्त कर चुके हैं 2019 तक। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ कब हुआ? 1998 में। देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। सब राजनीतिक पार्टियां अपना पंजीकरण कहां पर करवाते हैं? निर्वाचन आयोग में। कहां पर? निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी। कौन? कांशीराम। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से हैं? कितने प्रमुख हिस्से हैं भाई? तो आपके 3। भारतीय जनता पार्टी, जिसको पहले जनसंघ कहते थे, का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1951 में। पहले इसका नाम जनसंघ था, बाद में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? समग्र मानवतावाद। राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है कहलाता है, जो भी सरकार में होगा राजनीतिक दल वो सत्ताधारी दल होगा। लोकतंत्र के परिणाम। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? इन चारों में से कौन सा विचार सही है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के में सफलतापूर्वक? तो हमारा द ऑप्शन राइट होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। कौन सी नहीं है? तो हमने बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में दिए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है।